हेलो दोस्तों, वेलकम टू आई एस पी सी एस होम। आज ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ। इसमें जो है एनसीईआरटी क्लास 6 के साइंस का जो है ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले जो है एक वीडियो डाल दिया गया, उसमें चैप्टर 1 और 2 करा दिया गया है। और एनसीईआरटी क्लास 6 के हिस्ट्री का भी 3 वीडियो डाला, उसमें मैंने 6 चैप्टर कराया है। तो जो लोग भी किसी भी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं और 69th बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको जो है फाउंडेशन लेवल से यहाँ पर तैयारी कराई जा रही है। और जो है यहाँ पर जो है मैं 10 तक एनसीईआरटी पूरा करूँगा और साथ-साथ जो है सप्लीमेंट्री बुक से भी तैयारी करवाऊँगा, ताकि जो है कहीं से भी अगर कोई भी एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन आता है तो आप उसको आसानी से हल कर सकें। तो दोस्तों, इस चैनल से जुड़ जाइए। जो लोग और 68th बीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो मेंस की तैयारी, तो वो जुड़ जाइए। उसको जो है मैं 1-2 दिन में जो है निबंध की तैयारी यहाँ से करवाऊँगा कि निबंध जो है नया सब्जेक्ट ऐड किया गया है बीपीएससी में। तो उसकी तैयारी जो है आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करवाऊंगा। और टेलीग्राम से भी आप लोग जुड़ जाइए, ताकि यहाँ से जो लेक्चर खत्म हो जाएगा 6th एनसीईआरटी, तो मैं इसका जो है पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पे। वहाँ से आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो टेलीग्राम का नाम इसी चैनल के नाम से है, ISPCS होम। और ये जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, 68 बीपीएससी मेंस वाले भी इससे जुड़ जाए। मैं आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, और GS1 और GS2 का। और साथ साथ जो है निबंध का भी चलेगा अभी आंसर राइटिंग। और जो है टेस्ट सीरीज भी होगा, वो टेलीग्राम पे मैं क्वेश्चन आपको दूंगा और आप लिख के जो है उसको दीजिएगा। तो दोस्तों, तो आइए हम लोग शुरू करेंगे आज का लेक्चर। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जहाँ हो सके शेयर कर दीजिएगा सोशल मीडिया वगैरह पे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला जो चैप्टर है, तीसरा चैप्टर इसका, तो वो है कि तंतु से वस्त्र तक, मतलब कि फाइबर से जो है क्लॉथ तक का सफर जो है उसके बारे में इसमें है। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तागा धागा पहले तंतुओं से मिलकर बनता है। इन तंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा जो है सही नहीं है। तो देखते हैं कौन सही नहीं है। रुई और जूट जैसे तंतु पादप से प्राप्त की जाते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। रुई जो है और जूट जो है वो प्लांट पौधों से प्राप्त होता है, तो ये बिल्कुल सही है। उसके फाइबर से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, जूट नारियल का बाहरी आवरण है, तो ये गलत है। जूट नारियल का बाहरी आवरण नहीं है। रेशम तंतु रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है, तो ये बिल्कुल सही है कि रेशम का जो तंतु होता है, रेशम का जो फाइबर होता है, वो रेशम कीट जो होता है, सिल्क वर्म, उसके कोकून से हम लोग लेते हैं, तो ये कथन बिल्कुल सही है। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं, तो ये भी सही है कि ऊन और रेशम जो है, तो ऊन और सिल्क जो है हमें जंतु यानी और एनिमल से प्राप्त होता है। और जैसे कि भेड़, बकरी, खरगोश वगैरह से जो है हमें ऊन प्राप्त होता है, और रेशम सिल्क वर्म से हमें रेशम प्राप्त होता है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन इसका जो आंसर हो जाएगा बी जो है सही नहीं है, ऑप्शन बी। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित पर विचार कीजिए। देखते हैं, ये दिया गया है कुछ ऑप्शंस। तो क्या है, फ्लैक्स, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, रेशम। ये 5 ऑप्शन दिए गए हैं। उसमें क्या पूछ रहा है कि उपयुक्त तंतुओं में से कौन से संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण है। तो पूछ रहा है कि इनमें से जो है कौन जो है सिंथेटिक फाइबर का एग्जाम्पल है। तो पहला है जैसे कि फ्लैक्स, तो ये जो है आपको नेचुरल फाइबर का, ये गलत है। फ्लैक्स यानी जूट जो है वो नेचुरल फाइबर का उदाहरण है। पॉलिस्टर, तो पॉलिस्टर जो है दोस्तों ये सिंथेटिक फाइबर का उदाहरण है। नायलॉन, ये भी सिंथेटिक फाइबर का उदाहरण है। एक्रिलिक, ये भी सिंथेटिक फाइबर का उदाहरण है। और रेशम, ये जो है आपको नेचुरल फाइबर का उदाहरण। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये सारे जो है संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण है। नेक्स्ट है, भारत में पटसन जूट की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। तो जूट की खेती जो है प्रमुख रूप से भारत में कहाँ कहाँ की जाती है। तो जूट जो है पूर्वोत्तर भारत में की जाती है। उसकी खेती कहाँ कहाँ की जाती है। तो पश्चिम बंगाल, बिहार, असम। ऑप्शन 1, 3 और 4 यहाँ जो है पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा, उसके बाद बिहार में जो है जूट की खेती होती है। और बिहार में पूर्णिया जिला में सबसे ज़्यादा जूट की खेती होती है। जूट पार्क भी स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं, कथन दिया गया है, पटसन जूट पादप के पुष्पन अवस्था में काटते हैं। तो ये बिल्कुल सही है कि जूट को जो है हम लोग पुष्पन अवस्था में काटते हैं। पटसन के तने को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखते हैं। तो ये भी सही है कि पटसन के तने को जो हम लोग कुछ दिन जल में डुबोकर रखते हैं, पानी में रखते हैं, ताकि तना जो है उसका गल जाए और उसको जो हम लोग रेशों से फाइबर से अलग कर सके और बाद में उसकी कटाई कर सके। रेशों से तागे बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है कि रेशों से जो तागा बनाते हैं उसकी प्रक्रिया को कताई कहते हैं। तो ऑप्शन 1, 2 और 3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वस्तुओं को के समूह बनाना। तो वस्तुओं को समूह बनाना, वस्तुओं से समूह कैसे बनाते हैं।
तो ऑप्शन है ऑक्सीजन, सिरका, मिट्टी का तेल और नींबू का रस। तो ये 4 ऑप्शन है। इसमें जो है समूह कैसे बनाते हैं, तो जैसे उपयुक्त में से कौन से जल में विलय है, इसमें पूछा गया इसमें कौन जो है वाटर में सॉल्युबल है और कौन इनसॉल्युबल है। तो वाटर में सॉल्युबल कौन सा है, तो ऑक्सीजन जो है वाटर में सॉल्युबल है, सिरका भी वाटर में सॉल्युबल है, मिट्टी का तेल केरोसिन बॉटल में सॉल्युबल नहीं है। ये अपनी मिट्टी का तेल को पानी में डालेंगे तो वो जो है ऊपर आपको तैरता हुआ नजर आ जाएगा। नींबू का रस ये सॉल्युबल है। तो ऑप्शन 1, 2 और 4 जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो देखते हैं क्या दिया हुआ है। स्टील का प्लेट जो है, तेल लगा कागज, गत्ते का डिब्बा, कांच, उपयुक्त में से कौन से पदार्थ प्रवासी ट्रांसलूसेंट है। इसमें कौन सा जो है ट्रांसलूसेंट है, तो ट्रांसलूसेंट जो है वो है तेल लगा कागज। ऑप्शन 2 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। 3 तरह के मीडियम होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ट्रांस ओपेक। ओपेक जो प्रवासी, उसके बाद पारदर्शी और अप्रवासी जो है मीडियम होता है। तो ट्रांसपेरेंट क्या होता है, जिसके थ्रू जो लाइट कंप्लीटली पास कर जाता है और आर पार कर जाता है और लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती है, उसको ट्रांसपेरेंट कहते हैं। ट्रांसलूसेंट क्या होता है, जिसमें जो है कुछ लाइट हल्का फल्का लाइट पास करता है, थोड़ा थोड़ा आप जब देखेंगे उस पार से उस पार तो हल्का धुंधला दिखाई देगा, उसको ट्रांसलूसेंट कहते हैं। और एक जो होता है ट्रांस ओपेक जो होता है, ओपेक से जो है पूरा तरह से लाइट जो है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है और उसमें से कोई भी लाइट पास आउट नहीं करता है, उसको ओपेक मीडियम कहते हैं। अब नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के पदार्थ के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। ये बिल्कुल सही है। तो अलग अलग तरह के पदार्थ के गुण जो है, क्वालिटी जो है अलग होता है, प्रॉपर्टीज अलग होता है। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं, तो ये भी सही है कि कुछ पदार्थ जो है दिखावट में चमकदार तो शाइनिंग होता है, कुछ में लस्ट्रस होता है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक ही पदार्थ से बनी हैं, तो ये कथन गलत है कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं जो एक पदार्थ से नहीं बल्कि अनेक तरह के पदार्थ से बने हैं। पदार्थों का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है। तो ये तो आधा तो सही है, क्योंकि बहुत सारे निर्माण वस्तुओं का निर्माण में किया जा सकता है, लेकिन चारों तरफ एक ही तरह के पदार्थ से नहीं बनी है। तो ऑप्शन 2 जो है इसका गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या पूछ रहा है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। केवल 2 जो है इसमें सत्य नहीं है। हमने नेक्स्ट चैप्टर है पदार्थों का पृथक्करण। पदार्थों को अलग कैसे करते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पदार्थों के पृथक्करण सेपरेशन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो देखते हैं कि किस तरह से जो है हम लोग जो है मैटेरियल का सेपरेशन करते हैं, तो पृथक्करण करते हैं। तो निष्पावन, विनोइंग, निशात्रण, डिकेंटेशन, निस्यंदन, फिल्ट्रेशन। तो उपयुक्त में से कौन सा से पृथक्करण की विधि या विधियां हैं। तो सारे जो है सेपरेशन के प्रोसेस है। विनोइंग भी है, डिकेंटेशन भी है, फिल्ट्रेशन भी है। विनोइंग क्या होता है कि अब गांव घर में देखते होइएगा कि औरतें जो है सूप सूप वगैरह में अनाज ले लेती है और उसको जो है हवा के इस दिशा में जो है उसको उड़ाती है, जिसके से क्या होता है, जो हल्का जो हस्क होता है उसका अनाज का वो अलग हो जाता है, जो उसमें जो गंदगी होती है वो अलग हो जाता है और जो है दाना जो है वो अलग हो जाता है। तो उसको जो है विनोइंग प्रोसेस कहते हैं। और उसके बाद डिकेंटेशन क्या होता है, जैसे कि आप जो है पानी है और उसमें कुछ मिट्टी वगैरह का कण है, उसको घोला हुआ है, तो जब सेडिमेंट हो जाता है तो उसको बिना हिलाए जो है पानी को निकाल के जो है उसको निकाल लेते हैं, तो उसको डिकेंटेशन कहते हैं। निस्यंदन प्रोसेस, फिल्ट्रेशन करने का प्रोसेस, आप लोगों को पता ही है फिल्टर करते हैं किसी चीज को। तो इसका जो तीनों हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ दिया हुआ है जैसे हस्तचयन, हैंड पिकिंग। तो कोई भी चीज हमें दिख रहा हो, जो दो चीज है, तो उसको हैंड पिकिंग हस्तचयन के थ्रू जो है हम लोग अलग कर लेते हैं, हाथ से पकड़ पकड़ के अलग कर लेते हैं। सीविंग, सीविंग क्या होता है, चालन। अब बालू वगैरह को चालना देखे होइएगा तो उसको सीविंग कहते हैं। उससे जो है सीविंग के प्रोसेस से अलग करते हैं, उसमें जो भी पत्थर वगैरह मौजूद होता है। अवसादन, सेडिमेंटेशन, जो मैंने बताया कि जो है नीचे जो है बैठ जाता है भारी प्रोडक्ट और जो है उसको बाद में अलग कर लेते हैं। थ्रेसिंग, थ्रेसिंग मशीन देखे होइएगा, थ्रेसिंग जो है उससे करते हैं कि अनाज अलग हो जाता है और उसका हस्क जो है वो अलग हो जाता है, तो थ्रेसिंग मशीन के थ्रू करते हैं। वाष्पन, इवापोरेशन, तो इवापोरेशन जो है प्रोसेस होता है, वाटर जो है वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है रूम टेम्परेचर पे, तो उसको इवापोरेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट है कि पृथक्करण की विधियों के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जिसे पूछ रहा है सही नहीं है सेपरेशन के प्रोसेस में। तो किसी मिश्रण के कण के अमाप में अंतर का उपयोग चालन तथा निस्यंदन प्रक्रिया द्वारा पृथक्करण में किया जाता है। तो ये सही है कि
अगर उसके माप में अंतर हो तो उसको चालन या जो है इसमें निसंदेहन यानी सीविंग या फिल्ट्रेशन के थ्रू हम लोग अलग कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है किसी मिश्रण को, मिक्सचर को। रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं। तो तली में बैठ जाता है रेत का भारी कण, रेत और जल का अगर मिश्रण हो। अपसाधन की विधि द्वारा जल को उलेलकर पृथक किया जाता है। नहीं, इसको जो है डिकंटेशन की विधि द्वारा जो है जल को जो है बल्कि सेडिमेंटेशन से नहीं, डिकंटेशन से जो है अलग किया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका गलत हो जाएगा। हम देखते हैं नेक्स्ट कि द्रव तथा उसमें अविलीय पदार्थ के अवयवों को निसंदेहन की विधि द्वारा पृथक किया जाता है। तो ये भी सही है कि ये लिक्विड जो है और उसमें जो है इनसॉल्युबल जो है इसको जो है हम लोग फिल्ट्रेशन की विधि द्वारा जो है अलग कर देते हैं। तो ये भी सही है। उसके बाद है वाष्पन की विधि का प्रयोग द्रव में घुले ठोस को पृथक करने में किया जा सकता है। तो द्रव में अगर कोई सॉलिड सॉल्युबल है तो उसको जो है हम लोग इवापोरेशन के थ्रू जो है उसको अलग कर सकते हैं। तो ये भी जो है सही है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी जो है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि जिस विलयन सॉल्यूशन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद अधिक न घोला जा सके ऐसे विलयन निम्नलिखित में से कहलाते हैं। तो ऐसे विलयन को क्या कहते हैं जहाँ जो है से हम लोग डाल रहे हैं और उसमें जो है से उसके बाद जो है कोई सामान नहीं घोल सकते हैं, तो उस ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं संतृप्त विलयन। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं उसको कहते हैं। असंतृप्त विलयन क्या होता है? जिसमें कुछ घोला जा सके अभी इसमें बचा हो। और संतृप्त क्या होता है? सैचुरेटेड हो गया, मतलब इसमें आप कुछ नहीं घुल सकता है इससे ज़्यादा उस सॉल्यूशन में। नेक्स्ट है किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलेयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? तो कोई भी जो है मैटर है और सॉल्यूशन है तो उसको हम गलत गर्म करते हैं तो उसके सॉल्युबिलिटी में जो है से विलेयता में सॉल्युबिलिटी में क्या फर्क पड़ेगा? तो जब हम गर्म करेंगे तो हमेशा जो है सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। मतलब कि ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। जो पदार्थ होता है बहुत सारे कॉम्पैक्ट से इसमें बना होता है, मॉलिक्यूल से जो है बना होता है और उसके बाद जब गर्म करते हैं तो ये अलग अलग हो जाता है। अलग अलग जब होता है तो इसका जो है सॉल्युबिलिटी बढ़ जाता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर है कि तापमान बढ़ने से जो है हमेशा सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, विलेयता बढ़ती है। तो दोस्तों ये तीन चैप्टर आज मैंने करा दिया है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे का जो है सिलेक्शन मैं बाद में करा दूंगा फिर दूसरे इसमें, एक दिन में इतना सही है। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, और थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। टिल देन गुड बाय।